साथियों नमस्कार। क्या पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित सरकार पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी, शुभेंदु अधिकारी और चुनाव आयोग से जुड़े कुछ अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है? क्या सरकार के शपथ लेते ही उस पर सवालों का ग्रहण लग गया है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शपथ ग्रहण के सिर्फ एक दिन बाद एक बड़ा खुलासा सामने आया है। यह खुलासा भाजपा और चुनाव आयोग के बीच संभावित मिलीभगत की ओर इशारा करता है। इसमें बताया गया है कि किस तरह एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों तक को नजरअंदाज किया। मैं आपको इस पूरे मामले की जानकारी देने जा रहा हूं। अगर आपको हमारी जानकारी और विश्लेषण भरोसेमंद लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। मामला एसआईआर ट्रिब्यूनल के गठन और उससे जुड़ा है। इस ट्रिब्यूनल के प्रमुख कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस शिवगमनम ने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के बाद जो तथ्य सामने आए हैं वे और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। मैं आपको पहले भी उनके इस्तीफे की खबर बता चुका हूं, लेकिन आज उससे जुड़े नए खुलासों पर बात करूंगा। इसके साथ ही एक और गंभीर मामला सामने आया है। यह मामला पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि वे भ्रष्टाचार के एक मामले में गंभीर रूप से फंसे हुए थे, लेकिन दिल्ली से दबाव पड़ते ही मामला अचानक शांत हो गया। इस खबर के साथ साथ और भी कई अहम जानकारियां हैं जिन्हें मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले इस खबर पर ध्यान दीजिए। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है और इसमें जो जानकारी दी गई है वो बेहद चौंकाने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में मतदान खत्म होने के ठीक एक दिन पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के आंकड़ों से पता चला कि विवादित एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से हटाए गए लोगों की 1607 अपीलों को ट्रिब्यूनल ने स्वीकार कर लिया था और उन्हें फिर से मतदाता सूची में जोड़ने का आदेश दिया गया। जरा सोचिए, उपलब्ध जानकारी के अनुसार 19 ट्रिब्यूनल में से केवल एक ट्रिब्यूनल, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति टीएस शिवगमनम कर रहे थे, 1 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच 1717 अपीलों को मंजूरी दी। अब सवाल यह है कि जब सिर्फ एक ट्रिब्यूनल ने इतने मामलों में राहत दी तो बाकी 18 ट्रिब्यूनलों ने कितनी अपीलें स्वीकार की और उनमें से कितने लोगों को मतदाता सूची में दोबारा जोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन जोड़ा नहीं गया। दोस्तों, यही वो सवाल है जो अब पूरे मामले को और गंभीर बना रहा है। कुल 19 ट्रिब्यूनल बनाए गए थे और इनकी निगरानी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के हाथ में थी। जस्टिस शिवगमनम के ट्रिब्यूनल ने अकेले 1717 मामलों का निपटारा किया और कहा कि इन लोगों के नाम मतदाता सूची में दोबारा जोड़े जाए, लेकिन इनमें से भी केवल लगभग 1607 लोगों के नाम ही सूची में वापस जोड़े गए। अब अगर इसी तरह की बड़ी संख्या में अपीलें बाकी 18 ट्रिब्यूनलों के सामने भी आई थी तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि कितने लोगों को राहत मिलनी चाहिए थी और कितनों के नाम फिर भी सूची में शामिल नहीं किए गए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट रूप से नाम बहाल करने का आदेश दे दिया था तो फिर उस आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने एक बयान दिया है जिसे कई मीडिया प्लेटफॉर्म ने साझा किया है। उन्होंने कहा है कि न्यायमूर्ति टीएस शिवगमनम की अध्यक्षता वाले 19 ट्रिब्यूनलों ने पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़े अपीली मामलों की सुनवाई की। कुल 1777 अपीलों का निपटारा हुआ, जिनमें से 1717 मामलों में पाया गया कि संबंधित लोगों के नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से हटाए गए थे और जस्टिस शिवगमनम ने साफ कहा था कि इन लोगों के नाम दोबारा मतदाता सूची में जोड़े जाएं, लेकिन उनके आदेश के बावजूद केवल 1607 लोगों के नाम ही वापस जोड़े गए। अब जरा इस आंकड़े को ध्यान से देखिए। अगर 1117 मामलों में से 1607 लोगों को बहाल किया गया तो सफलता दर लगभग 96% बैठती है। यानी जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे
उनमें भारी संख्या में लोगों के नाम गलत तरीके से काटे गए थे। अब इसे 27 लाख नामों पर लागू करके देखिए, अगर 27 लाख लोगों के नाम हटाए गए और उनमें से 96% नाम गलत तरीके से हटाए गए हों, तो यह संख्या लगभग 25.9 लाख, यानी करीब 26 लाख मतदाताओं के नाम गलत तरीके से सूची से हटाए गए हो सकते। अगर यह आंकड़ा सही है तो यह पूरे चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सवाल केवल चुनाव आयोग पर ही नहीं उठ रहे हैं, बल्कि पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल की भूमिका भी चर्चा में आ गई है। अब दावा किया जा रहा है कि मनोज कुमार अग्रवाल पश्चिम बंगाल के अगले मुख्य सचिव बनाए जा सकते हैं। मुख्य सचिव राज्य की नौकरशाही का सबसे बड़ा पद होता है। यह तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मनोज अग्रवाल इसी साल जुलाई में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे में यदि उन्हें मुख्य सचिव बनाया जाता है तो लगभग तय माना जा रहा है कि उन्हें सेवा विस्तार भी दिया जाएगा। अब तक वे मुख्य निर्वाचित अधिकारी के पद पर थे। इसी दौरान पश्चिम बंगाल में चुनाव संपन्न हुआ और अब चुनाव के तुरंत बाद उन्हें राज्य की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा हो रही। इस संबंध में एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि 1990 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज अग्रवाल, जो पश्चिम बंगाल कैडर से हैं, भाजपा सरकार में मुख्य सचिव बनाए जा सकते हैं। बताया गया कि वे जुलाई 2026 में रिटायर होने वाले हैं, लेकिन केंद्र सरकार उन्हें सेवा विस्तार देकर राज्य की नौकरशाही का प्रमुख बनाए रख सकती है। पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि मनोज अग्रवाल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई में दर्ज था। इस मामले में उनकी पत्नी और ससुर से कई बार पूछताछ की गई थी और बाद में यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि उस मामले का क्या हुआ, वो किस आधार पर शांत हो गया और क्या इसके पीछे कोई समझौता हुआ। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर सेवा विस्तार की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यदि वे प्रमुख सचिव बनाए जाते हैं तो केवल 2 महीने के लिए नियुक्ति संभव नहीं लगती। ऐसे में सेवा विस्तार की संभावना स्वाभाविक रूप से चर्चा में है दोस्तों। इसी बीच एक और दावा सामने आया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा गया है कि ज्ञानेश कुमार के बाद मनोज अग्रवाल को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए जाने की भी चर्चा है। अगर ऐसा होता है तो यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान उनकी भूमिका क्या रही और उन्हें लगातार इतने महत्वपूर्ण पदों के लिए क्यों देखा जा रहा है। उनके खिलाफ पहले से दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले का उल्लेख भी इसी संदर्भ में किया जा रहा है। इन सभी दावों और घटनाक्रमों को देखते हुए विपक्ष यह सवाल उठा रहा है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव वास्तव में कितना स्वतंत्र और निष्पक्ष था। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी ने शपथ तो ले ली। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से गर्मजोशी से मुलाकात की और उनका आभार जताया। लेकिन क्या आपको याद है कि साल 2016 में नरेंद्र मोदी ने इसी शुभेंदु अधिकारी के बारे में क्या कहा था? उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा में शुभेंदु अधिकारी पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन्होंने मंच से कहा था कि वे कैमरे के सामने रिश्वत लेते हुए दिखाई दिए थे। यह मामला 2014 के उस स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ा हुआ था जिसे तहलका के पत्रकार मैथ्यू ने किया था। उस स्टिंग में कई नेताओं को कथित तौर पर पैसे लेते हुए दिखाया गया था। 2016 में भाजपा इसी मुद्दे को लेकर शुभेंदु अधिकारी पर हमला कर रही थी। टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। लेकिन बाद में वो भाजपा में शामिल हो गए और अब मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गए। यही बात विपक्ष को भाजपा की राजनीति पर सवाल उठाने का मौका दे रही। अब एक और खबर पर नजर डालते हैं दोस्तों, जो आम आदमी पार्टी से जुड़ी है। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उनके 5 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। इस कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। जी ने खुद अपने भाषण में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, संगीन आरोप लगाए थे।
कोई देश का प्रधानमंत्री अगर किसी के खिलाफ संगीन आरोप लगाए तो छोटी बात नहीं है। अरे गहरे ने आरोप नहीं लगाए थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई करती है, लेकिन जब वही नेता भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो उनके खिलाफ लगे आरोपों पर चर्चा बंद हो जाती है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया, याद दिलाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उनके खिलाफ सार्वजनिक रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। केजरीवाल का सवाल था कि भाई जब इतने गंभीर आरोप लगाए गए थे तो भाजपा में शामिल होने के बाद वे आरोप अचानक अप्रासंगिक कैसे हो गए। दोस्तों, बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण मामले की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सख्त टिप्पणी की है। यह मामला विजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा से जुड़ा है। आपको अक्टूबर 2021 का लखीमपुर खीरी मामला याद होगा, जिसमें आरोप है कि किसानों को एक वाहन से कुचल दिया गया था। इस मामले में आशीष मिश्रा आरोपी हैं। वे 2023 से जमानत पर बाहर हैं। इस मामले में कुल 72 गवाह हैं, लेकिन घटना के लगभग 4 साल बाद भी सभी गवाहों के बयान पूरे नहीं हो सके। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है और निचली अदालत को निर्देश दिया है कि गवाहों की गवाही जल्दी पूरी की जाए। विपक्ष का कहना है कि जब मामला सत्ता से जुड़े प्रभावशाली लोगों का होता है तो न्यायिक प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अजय मिश्रा केंद्र सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं। इन सभी घटनाओं को जोड़कर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि देश में जांच एजेंसियों, प्रशासनिक नियुक्तियों और न्यायिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल राजनीतिक हितों के लिए किया जा रहा है। अजय मिश्रा को अमित शाह का बेहद करीबी माना जाता था। राजनीतिक गलियारों में उनकी गिनती गृह मंत्री के सबसे भरोसेमंद नेताओं में होती थी। ऐसे में जब उनके बेटे पर किसानों को वाहन से कुचलने जैसे गंभीर आरोप लगे, तब भी लंबे समय तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। यही बात विपक्ष लगातार उठा रहा है। ये वही किसान थे जो कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। उस दौरान भाजपा के कई नेताओं ने आंदोलनकारी किसानों पर तरह तरह के आरोप लगाए थे। अब इस पूरे मामले को लेकर फिर से सवाल उठ रहे हैं कि क्या सत्ता से जुड़े लोगों के मामले में जांच और न्याय की प्रक्रिया अलग तरीके से चल रही है। और उधर पश्चिम बंगाल में भी राजनीतिक तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आए जिनमें भाजपा समर्थक कथित तौर पर ममता बनर्जी के आवास के बाहर नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। इन वीडियो को लेकर के तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यह राजनीतिक उस्कावे की कोशिश है। विपक्ष का कहना है कि किसी भी निर्वाचित नेता के घर के बाहर इस तरह का प्रदर्शन लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। एक अन्य वीडियो में तृणमूल कांग्रेस के युवा संगठन के कार्यालय में तोड़फोड़ का दावा किया गया है। वीडियो में कुछ लोग लाठी डंडों के साथ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अलग अलग एजेंसियों द्वारा की जानी बाकी है, लेकिन इन घटनाओं ने राज्य के राजनीतिक माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है। पश्चिम बंगाल में हिंसा और राजनीतिक टकराव की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाजपा सरकार आगे राज्य में किस तरह की रणनीति अपनाती है और तृणमूल कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या होती है, क्योंकि ममता बनर्जी ने स्वयं इस्तीफा नहीं दिया बल्कि उन्हें पद से हटाए जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति और भी दिलचस्प हो सकती है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। नमस्कार, शुक्रिया।